क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मंडल, इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉज्ड बाय इनिशियल डिफरेंसेस इन यूनिट फैक्टर कॉस्ट। तो हाँ, असर्शन तो सही है कि मंडल के हिसाब से, रॉबर्ट मंडल के हिसाब से जो इम्बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो इनिशियली जो यूनिट फैक्टर कॉस्ट होता है उनके डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये तो सही है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड विल करेक्ट द इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टू कंट्रीज। नहीं, देखो, सिर्फ फ्री मूवमेंट जो होता है वो करेक्ट नहीं करता है, इसके अलावा भी तो और सारे होते हैं ना रीजंस। जैसे कि कैपिटल फ्लो, जो आपका कैपिटल फ्लो है वो एक्सचेंज रेट है या फिर फैक्टर की मोबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, पर रीज़न हमारा पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। रीज़न हमारा क्या है, इसका गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए नारा ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन। एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है, मार्शल लर्नर की कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड इफ डिवैल्यूएशन इज टू बी सक्सेसफुल एंड डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपर। नहीं, डिवैल्यूएशन जो होता है वो एक्सपोर्ट को तो सस्ता बनाता है और इम्पोर्ट को कॉस्टली बनाता है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये देखना है हमको, मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड इफ डिवैल्यूएशन इज टू बी सक्सेसफुल। हाँ बेटा, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द ट्रांसफ़र पेमेंट इन द फॉलोइंग एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। ट्रांसफ़र पेमेंट्स की बात करनी है कि कौन कौन से इसमें से हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। देखो, जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है ना, वो होती है वन में, मतलब उसके बदले हमको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देनी पड़ती है। जैसे पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या सैलरी या बोनस होते हैं इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा, एक मिनट, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी ये हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉय ये भी नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट, हाँ, ये हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। एंड पेंशन पेमेंट ये भी हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको मैच करना है इसका। तो सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में किसने बात की थी, डेविड रिकार्डो ने ही बात की थी सप्लाई साइड की। तो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है। डिमांड साइड के बारे में किसने बात की थी, डिमांड साइड के बारे में बात की थी हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 1। सप्लाई साइड के बारे में डेविड रिकार्डो ने बात की थी, डिमांड के बारे में अल्फ्रेड मार्शल ने बात की थी। ए का 1, बी का 4। ए का 1, बी का 4 किस में दिया हुआ है, दो ऑप्शन है हमारे पास। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो किसने दिया था, जे हेबरलर ने दिया था। तो सी का 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ देयर इज़ अ इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट देन इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। देखो, जब डिफिसिट होता है ना, तो जो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है वो बढ़ती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि फॉल हो जाएगी। जो करेंसी की वैल्यू है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, वो टेंड टू फॉल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिवैल्यूएशन विल इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट इफ द सम ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द डिवैल्यूटिंग कंट्री इज ग्रेटर देन 1। जब भी एक से ज़्यादा होगी तो ग्रेटर देन यूनिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है। तो कैपिटल अकाउंट में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एफडीआई हो गया, एक मिनट, एफडीआई हो गया, एफडीआई और एफआईआई हो गया, या एनआरआई के डिपॉजिट हो गए, ये सारे किस में आते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। प्राइवेट रेमिटेंस हमारा करंट अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। इन दोनों आइटम को कंसिडर करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या पार्ट है इसमें से, ये पूछा है। तो जो एनआरआई की डिपॉजिट होती है ना, वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और रेमिटेंस हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है। किसका है, करंट अकाउंट का। एनआरआई डिपॉजिट किसको बोलते हैं, कि जब फॉरेन के लोग आपके इंडियन बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं ना, उसको हम एनआरआई डिपॉजिट बोलते हैं।
तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन इन अ डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट है तो वो कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये पूछा है आपसे। तो डिफिसिट कब होता है? डिफिसिट तब होता है बेटा जब आपके जो पेमेंट होते हैं, मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो दूसरी कंट्री को, वो रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपका क्या होता है? डिफिसिट होता है। तो ये करेक्ट कैसे किया जाता है? आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट नहीं, डिस्करेजिंग कैपिटल इनफ्लो नहीं, अन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जो आपका डिफिसिट है वो करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्री कैन हैव एन इंक्रीज सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं, डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट एंड राइजिंग एक्सपोर्ट, हाई टैरिफ इम्पोज बाय इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड एन इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो अगर आप डिक्लाइन कर दोगे इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री। करंट अकाउंट के लिए इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर एंड इट रिलेट टू क्लेम एंड द लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इसका क्या हो जाएगा? इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड। जो नेट इनकम जनरेट होती है वही बताता है करंट अकाउंट, और फाइनेंशियल क्लेम लाइबिलिटी के बारे में कैपिटल अकाउंट बात करता है। तो सिर्फ ए करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए इज ट्रू। चलो, द ट्विन डिफिसिट प्रॉब्लम मीन्स अ कंट्री हैविंग ट्विन डिफिसिट की प्रॉब्लम, मतलब कंट्री को क्या हो रहा है, इस तरीके से पूछा है। तो जब किसी कंट्री में फिस्कल डिफिसिट यानी जो गवर्नमेंट है उसका खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा हो और करंट अकाउंट डिफिसिट दोनों एक साथ हो, तो उसे ट्विन डिफिसिट कहते हैं। यही होता है ना कि जब फिस्कल डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट जब साथ में होते हैं तो उसको हम ट्विन डिफिसिट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाई फिस्कल डिफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, यही ट्विन डिफिसिट इसी को तो कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, डिवैल्यूएशन रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी एंड रीजन दिया हुआ है, डिवैल्यूएशन अल्टर द कंपोजिशन ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, डीवैल्यूएशन को ना आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग कहते हो। डीवैल्यूएशन को आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग कहते हो, क्यों? क्योंकि ये लोगों को जो महंगे फॉरेन गुड्स होते हैं ना उनको लेने के बजाय आपको जो सस्ते डोमेस्टिक गुड्स है उनकी तरफ स्विच कर देता है। यही तो हमारा क्या कहलाता है? डीवैल्यूएशन। तो ये क्या है? ये तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट, असर्शन हमारा करेक्ट है। अब हमको रीज़न देखना है कि रीज़न करेक्ट है कि नहीं। डिवैल्यूएशन अलर्ट द कंपोजिशन ऑफ द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, तो जो हमारा रीज़न है वो रीज़न इसको करेक्टली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन, सॉरी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, सारे पढ़ने पड़ेंगे हमको इसके लिए। चलो पहला पढ़ते हैं, इफ़ अ फॉरेन सिटीजन डिपोजिट सम मनी इन अ बैंक इन इंडिया द अकाउंट रिगार्ड दीज एज अ क्रेडिट। यस, तो ये बात करेक्ट है, क्योंकि जब भी कभी फॉरेनर आपकी मतलब उनकी मनी इंडिया बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो इंडिया के लिए इनफ्लो है, यानी क्या है? क्रेडिट है। तो ये तो करेक्ट है। द करेंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड। तो देखो, ओनली की बात कर दी है ना, तो ओनली नहीं होगा यहाँ पर। ओनली की बात नहीं, सिर्फ सिर्फ ये नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बाकी हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो, लेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्टेन कंट्री बी एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट बी। बेटा यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, ये ई एक्स है, ठीक है, इसको आप ई एक्स पढ़ना और इसको आप ई एम पढ़ना। अब ये बोला है कि डीवैल्यूएशन के केस में आपका क्या होगा? डीवैल्यूएशन के केस में हमेशा हमारी इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ई एक्स प्लस ई एम हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है इसके लिए? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच किसने दिया था? तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो है वो हमारा दिया था सिडने अलेक्जेंडर ने, है ना। एब्जॉर्प्शन अप्रोच मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ क्या होता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये पूछा है। ठीक है, चलो हमको बताना है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा क्या होगा, जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस कर रहे हो आप, उन गुड्स और सर्विस का जो इम्पोर्ट कर रहे हो वो हमारा करंट अकाउंट में डेबिट होता है। यस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ये हमारा क्रेडिट होता है करंट अकाउंट में, क्योंकि रिसिप्ट क्रेडिट होती है करंट अकाउंट में। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ये क्रेडिट होती है कैपिटल अकाउंट में, ये भी करेक्ट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडक्शन ये डेबिट इन करंट अकाउंट, नहीं बेटा, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनने पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है, तो गलत हमारा कौन सा है, डी गलत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, नेट इनकम ट्रांसफ़र, बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो आपकी नेट इनकम ट्रांसफ़र है ना, ये आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, बाकी सब आपके क्या हैं, कैपिटल अकाउंट के पार्ट हैं। चलो, डीवैल्यूएशन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन, डीवैल्यूएशन कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इंटरनेशनल कैपिटल इज़ फ्रीली मोबाइल, इंटरनेशनल कैपिटल इज़ नॉट फ्रीली मोबाइल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ हाई। डीवैल्यूएशन आपका तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है बेटा जब आपकी जो इंटरनेशनल कैपिटल होती है ना वो फ्रीली मोबाइल नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 इज़ करेक्ट। चलो, चलो, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू बी स्टेबल द सम ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट शुड बी, मार्शल लर्नर के हिसाब से हमेशा आपकी मोर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, तो मोर देन 1। चलो, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम इंक्लूड है ये पूछा है आपसे। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, इनविजिबल्स, कमर्शियल बोरोइंग और प्राइवेट ट्रांसफ़र। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमको शो करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आपके रिलेटेड होते हैं ना फ्लो ऑफ कैपिटल से, तो वो हमको शो करते हैं, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी अबव द नो ट्रेड इक्विलिब्रियम प्राइस गिव्स वंस नेशन, ये जो होता है ना, ये एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी नो ट्रेड इक्विलिब्रियम में, ये हमारा शो करता है एक्सपोर्ट सप्लाई को, जो एक्सपोर्ट सप्लाई होती है ना कमोडिटी की उसको शो करता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डिफिसिट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, फिस्कल डिफिसिट का कॉन्सेप्ट इनमें से किसको बताता है, ये पूछा है हमसे। तो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। रिवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंड। देखो, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसका, कि रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिकवरी ऑफ लोन अदर देन रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यही हमारा क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट द ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारे किस में इंक्लूड होते हैं ये पूछा है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारे करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं। चलो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फिस्कल डिफिसिट किसको कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट हम लोग, फिस्कल डिफिसिट हम कहते हैं एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग में। ठीक है, तो ए का तो हमारा क्या हो गया, ए का हमारा हो गया 3, मतलब ये ए का है। नेक्स्ट है हमारा बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट किसको कहते हैं हम, बजट डिफिसिट हम कहते हैं एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर जो टोटल रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम बजट डिफिसिट कहते हैं। तो बी का हमारा क्या हो गया, बी का हमारा 1 हो गया, ये बी का है। रेवेन्यू डिफिसिट किसको कहते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं बेटा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो ये हमारा हो गया सी का। एंड प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट जब आप माइनस कर देते हो तो ये वाला डी का 4 ही है। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो, असर्शन रीजन हमको दिया हुआ है, मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन, यस दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट बात है। एंड सेकेंड हमको दिया है डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली, नहीं बेटा डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट को कॉस्टली नहीं बनाता है, एक्सपोर्ट को चीप बनाता है।
ठीक है, एंड इम्पोर्ट को कॉस्टली बनाता है। तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 34 का हो जाएगा ए हमारा करेक्ट है और आर हमारा रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। द आइटम ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर, इनमें से कौन सा आइटम हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो जो फ्लो वेरिएबल है हमारे, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसको शो करता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में इफेक्ट थ्रू जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट पे कंट्रोल कर रहे हो, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कर रहे हो, एंड क्या कर रहे हो आप, डीवैल्यूएशन कर रहे हो। तो इससे सबसे क्या हो जाएगा, इन सब से आपका क्या कर सकते हो, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ए बी सी डी चारों हमारे क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीवैल्यूएशन ऑलवेज करेक्ट अ क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। देखो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जब भी है ना स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना, ओनली, ऑलवेज, ये चीज़ें आती है ना, तो मोस्टली क्या होते हैं आपके स्टेटमेंट वो रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है। अनएक्सपेक्टेड डिवेल्यूशन लीड्स स्पेक्यूलेटिव कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्रीज, यस, ये वाला आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलो, द consequence of a country having a persistent current account surplus include, अब जो करंट अकाउंट में सरप्लस है ना, वो हमारा क्या शो करेगा, उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यस, सरप्लस की वजह से होगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, यस, लो इन्फ्लेशन प्रेशर प्रेशर नहीं, ये डायरेक्ट कंसिक्वेंस नहीं है। करेंसी अप्रिसिएशन इन वैल्यू, ये जो है ना बेटा, ये हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है। मोर प्रेशर ऑन पब्लिक डेप्थ, ये भी हमारा डायरेक्ट कंसिक्वेंस नहीं है। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 इसका करेक्ट है, मतलब ए बी डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, ये पूछा है हमसे। तो कैपिटल साइड में हमारा बीओपी के में आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यस, कैपिटल ट्रांसफ़र, और इनकम पेमेंट नहीं, फैक्टर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, यस। तो ए, और लास्ट है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, नहीं। तो ए बी डी, इसका भी ए बी डी ही आंसर है, ए बी डी, डी वाला करेक्ट है। चलो, इन द मंडल फ्लेमिंग मॉडल द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ, क्या होता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल में, कब मंडल फ्लेमिंग मॉडल की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कब इफेक्टिव होती है, जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, कौन सा करेक्ट है करेंट अकाउंट के हिसाब से बीओपी में। ठीक है, तो ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें से एक ही आंसर देना है ना हमें, नहीं, ऑप्शंस इसमें से सारे में से कोई सा कितने करेक्ट है हमको ये बताना है। करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड नेट ट्रांसफर रिसीव बाय द कंट्री, यस, करेक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट में बी कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेनर, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है बेटा। एंड करंट अकाउंट डिफिसिट में बी कवर्ड बाय बाइंग एसेट फ्रॉम द फॉरेन, नहीं, एसेट नहीं, वो कैपिटल में आ जाएगा फिर। इफ़ इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज 50 million, इट कैन बी फाइनेंस बाय नेट कैपिटल इनफ्लो अमाउंटिंग टू 50 million, यस, ये भी करेक्ट है। तो ए बी डी, इसका क्या है आंसर, ए बी डी, ए बी डी, बी करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट है द करेंट अकाउंट डिफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट मे बी फाइनेंस्ड इन मेनी वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्वेश्चन में बोला है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को आप बीओपी में फाइनेंस किस तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एफडीआई का इनफ्लो कर लोगे, यस, इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यस, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये भी करेक्ट है, ड्रॉइंग डाउन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यस, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी चारों हमारे क्या हैं, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीवैल्यूएशन किसको कहते हैं, इमिसराइजिंग ग्रोथ किसको कहते हैं, ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। मैं जो कॉलम दिया है आपको किसका क्या करेक्ट है ये बताना है। तो देखो, अगर आपकी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डीवैल्यूएशन कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। इमेसराइजिंग ग्रोथ, इमेसराइजिंग ग्रोथ आप किसको कह रहे हो कि जो हैवीली एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ है उसको हम क्या कहते हैं, इमेसराइजिंग ग्रोथ बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 3। एंड ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट किसको कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है ना, वो आपकी ऑटोमेटिकली मार्केट के हिसाब से जो होती है वो एडजस्ट कर लेती है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एंड लास्ट है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पेड एट द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो ए का क्या है हमारा, ए का है हमारा, एक मिनट, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। बेटा आपको अगर लग रहा हो कि मैम जल्दी जल्दी करा रही हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैं अभी देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा चुकी हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट तो मैं वहाँ समझा दिया है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देती चलूँ, पर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो यहाँ पर मेरा मोटिव है कि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ। ये तो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, पर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आपको कि करेक्ट आंसर क्या है, ये तो बता ही दिया है आपको। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दो, तो मैं अगले वीडियो से फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊंगी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि मैम हमको इस तरीके से वीडियो चाहिए, तो मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि उस तरह की वीडियो लेके आऊँ। और अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको स्पेसिफिक समझना हो, जो मैंने मेरे चैनल पे नहीं समझाया हो, तो वो आप मुझे बता देना, मैं वो कॉन्सेप्ट समझा दूँगी। और ऐसी कोई नई तरह की वीडियो हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोगों का यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेके 2025 तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे, 3 यूनिट की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना, ये यूनिट 4 है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन विच दीज आइटम अपीयर। अब आपको क्या करना है, अब आपको अरेंज करना है स्ट्रक्चर बीओपी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बीओपी का जो आपका स्ट्रक्चर है वो कहता है कि सबसे पहले आपका करंट अकाउंट आता है, जिसमें क्या होता है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। फिर आपका आता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट और लोन्स आते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, जिसमें क्या आते हैं, रिजर्व्स आते हैं। एंड द लास्ट इज एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन में वो सारी मिस्टेक्स जो मतलब बैलेंस करते टाइम जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो सारी आपकी इसमें आती है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, CADB, 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 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडल इन एन ऑप्टिमम करेंसी एरिया द अचीवमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस इज पॉसिबल थ्रू। इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस कब पॉसिबल है, मंडल के ऑप्टिमम करेंसी एरिया के हिसाब से। तो जो बेटा रॉबर्ट मंडल थे ना, रॉबर्ट मंडल ने ये बात कही थी कि अगर अलग अलग रीजन की करेंसी सेम है ना, तो वहाँ के जो फैक्टर्स हैं उनको आप क्या कर दो, मोबाइल कर दो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज दो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो। जैसे अगर यहाँ जो लेबर है, अगर करेंसी सही है तो आप लेबर यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो उनको ऐसी देश में भेज दो जहाँ पर करेंसी सिमिलर हो। तो क्या आएगा इसका आंसर, द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि मॉनेटरी अप्रोच के हिसाब से इसमें से कौन सा बीओपी के लिए करेक्ट है। तो मॉनेटरी अप्रोच हमारा कहता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉनेटरी अप्रोच हमारा कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मॉनेटरी फिनोमिना है। अगर नेशन में मनी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है यानी एक्सेस सप्लाई है तो बीओपी क्या होगा, डिफिसिट में जाएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो बीओपी सरप्लस होगा। ये कहता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट कि इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फॉर्म फिनोमिना। हाँ, ये बात करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी क्यों इनकरेक्ट है इसमें। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस डिमांड, नहीं बेटा, एक्सेस डिमांड से नहीं होता है, एक्सेस सप्लाई से होता है। डिफिसिट एक्सेस सप्लाई की वजह से आता है। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट टू एक्सेस सप्लाई फॉर मनी, नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर नॉट ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन अ लॉन्ग रन, ये भी गलत बात है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम आता है ना, वो लॉन्ग रन में तो अपने आप करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम एडजस्टमेंट ऑफ बीओपी टेक प्लेस थ्रू। अब जब आपका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स होता है तो जो एडजस्टमेंट प्राइस लेवल में जो आता है ना, वो बदलाव से आता है, मतलब चेंजेस से आता है। किससे? जो एक्सचेंज रेट तो आप बदल नहीं सकते, आप क्या बदलोगे, जो डोमेस्टिक प्राइजेज है उन्हीं को क्या करोगे, उन्हीं में एडजस्ट करोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस लेवल, चेंज इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे, प्राइस लेवल में चेंज करोगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो आप चेंज नहीं कर सकते फिक्स एक्सचेंज रेट में, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट की तो बात यहाँ हुई ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मॉनेटरी अप्रोच के हिसाब से क्या बात करेक्ट है, ये पूछा है। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस सप्लाई ऑफ द नेशन, येस दिस इज करेक्ट। एक्सेस सप्लाई से ही तो क्या होता है, डिफिसिट होता है। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस डिमांड, सरप्लस कब होता है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन अ लॉन्ग रन, ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। देखो बेटा, डिटेल में हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट में की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। एक सीरीज़ मैंने चलाई थी 30 डेज़ की, जिसमें मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको कवर कर दिया था। अगर आपने वो देख लिया है ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा कि मैम इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मुझे मतलब मैंने तो मुश्किल से 3-3 मिनट की वीडियो भी नहीं होगी वो, अगर आप वो भी देख लेते हो तो एक दिन में 30 वीडियोज़ आप आराम से देख सकते हो। 3 मिनट में क्या लग रहा है आपका, मतलब 1.5 घंटे में तो आपको सारी वीडियोज़ देख पाओगे आप। चलो नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफिसिट और सरप्लस इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड बाय नेट बैलेंस ऑफ। जो डिफिसिट और सरप्लस है वो कैसे मेजर होता है, तो जो बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ओवरऑल बैलेंस सब कुछ मिलाकर देखा जाता है। सब कुछ मिलाकर मतलब करंट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, और जो आपके स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज होती है, मतलब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है जो एरर है, ठीक है, वो उनको मिला के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द करंट, कैपिटल और एरर्स, इन तीनों को मिला के तो बीओपी मेजर किया जाता है, नेट बीओपी। नेक्स्ट है हमारा, हमको मैच करना है, ठीक है। मैच कैसे करना है, सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ग्रेटर देन यूनिटी। अच्छा जे कर्व, अच्छा 1 2 3 4 करके ऐसे दिया हुआ है हमको। चलो मैच करते हैं हम लोग, पहले ना ये समझ लेते हैं, जे कर्व, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा, मार्शल लर्नर कंडीशन, और पहला आता है हमारा जे कर्व। तो जे कर्व हमारा क्या कहता था कि डीवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो डीवैल्यूएशन के तुरंत बाद बीओपी यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पहले तो गिरेगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे सुधरेगा, ये हमारा जे कर्व कहता था, ठीक है। तो और सेकेंड है हमारा इम्पोर्ट कोटा सिस्टम। इम्पोर्ट कोटा सिस्टम हमारा क्या कहता है कि आप इंपोर्ट्स पे क्या कर रहे हो, कोटा लगा रहे हो कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो क्वांटिटी पे, कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसको वो क्या होती है, हमारी एक मेथड टू कट डाउन इंपोर्ट होती है ना। चलो ने एक मेथड है वो इंपोर्ट को कट डाउन करने की। नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो मतलब है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, वो तब सुधरता है जब हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब यानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। चलो
नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्शल लर्नर की कंडीशन। तो मार्शल लर्नर की कंडीशन होता है, तो ये कहती है कि डीवैल्यूएशन तभी काम करेगा जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी होती है ना बेटा, वो 1 से कम होती है। मतलब अगर इलास्टिसिटी हमारी 1 से कम है तो तभी डीवैल्यूएशन काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट मैं बताती हूँ। ए का 1 मिनट, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अ फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम अ डिफिसिट इन अ नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय। ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट हो जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, मतलब यहाँ मार्केट फोर्सेस काम करती है। अगर डेफिसिट है तो करेंसी की डिमांड कम होगी और उसकी वैल्यू गिर जाएगी, यानी डिप्रिसिएशन आ जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और डेफिसिट अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, यही कहते हैं ना। तो क्या काम करता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, डिप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,